हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जो यूनिट 10 की थी। यूनिट 10 में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक देख लिए हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग हर पेपर में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो या एमपीपीएससी का पेपर हो, इनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए। सारे के सारे सेक्शन आप याद कर लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आसानी से याद भी हो जाए, लेकिन ये आपको याद होगा तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है 80C। प्रमुख रूप से ये क्या है? कटौतियाँ। क्या है? कटौतियाँ। हमें कौन कौन सी छूट मिलती है, और ये वर्तमान में क्या है, ये जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था उसमें ये लागू होती थी। सकल कुल आय से क्या है? सकल कुल आय में से की जाने वाली कटौतियाँ। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में कौन कौन सी कटौतियाँ यानी कि डिडक्शन दिए जाते हैं। 80C के अंतर्गत धारा 80C के अंतर्गत आय में कटौतियों के कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं। 80C में जो जो कटौतियां हैं उनके कुछ नियम दिए गए हैं, और इन कटौतियों को निम्न 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो कटौतियां दी गई हैं 80 में, सेक्शन 80C से 80U तक, उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंडर सेक्शन 80 जनरल रूल फॉर डिडक्शन फ्रॉम इनकम आर गिवेन। क्या किया गया है? 80 में, अंडर सेक्शन 80 में जनरल रूल्स दिए गए हैं, डिडक्शन से संबंधित यानी कटौती से संबंधित जनरल रूल्स दिए गए हैं। दीज डिडक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। इन कटौतियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ, ठीक है, और दूसरा क्या है? आय के संबंध में दी जाने डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। ठीक है, तो भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि भुगतान के संबंध में जो जो कटौतियाँ दी जाती हैं, कौन कौन सी कटौतियाँ हैं, और वो किस किस सेक्शन के अंडर कितनी कितनी दी जाती हैं। ठीक है, तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ क्या क्या हम देखेंगे, किस सेक्शन में है, फिर कटौती, फिर करदाता, फिर कटौती की राशि, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कौन धारा किस सेक्शन में है, कटौती कितनी होगी, किस चीज़ की कटौती दी जाएगी, और उसमें कौन पेमेंट करेगा, और कितनी राशि होगी। ठीक है, तो सेक्शन डिडक्शन एसेंसी एंड अमाउंट ऑफ डिडक्शन। पहला है 80C। 80C क्या है? जीवन बीमा प्रीमियम या फिर प्रोविडेंट फंड में अंशदान के संबंध में कटौती। डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवन बीमा प्रीमियम में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है या पैसे लगाता है या खर्च करता है, तो उसे क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है, यानी कि छूट मिलती है। कितने मिलती है? कटौती की राशि कितनी होती है? 1.5 लाख तक। अगर कोई भी व्यक्ति अपने इनकम का 1.5 लाख तक वार्षिक रूप से 1.5 लाख तक क्या करता है? वार्षिक रूप से क्या करता है? LIC जीवन बीमा प्रीमियम यानी कि LIC में इन्वेस्ट करता है, या फिर PF में इन्वेस्ट करता है, तो उसे कितने 1.5 लाख रुपए तक उसे टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि 1.5 लाख तक उसे टैक्स में छूट मिलेगी। फिर क्या कहता है? 80CCC यानी कि पेंशन फंड में अंशदान के संबंध में कटौती। क्या कह रहा है? डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। ठीक है, तो ये क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 80CCC के तहत अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, इसमें पेंशन फंड में,
ये प्रोविडेंट फंड है और ये क्या है, पेंशन फंड है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पेंशन फंड में करता है तो उसे कितनी राशि की छूट मिलती है, या तो वेतन का 10%, क्या है, वेतन का 10%, या फिर अगर वेतन का 10% नहीं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। कितना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, ज़्यादा हो गया, 1.5 लाख रुपए तक उसे छूट मिलती है टैक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है 80 CCD, केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में अंशदान। क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सरकार के पेंशन फंड में, ठीक है, केंद्र सरकार की अगर योजना है, केंद्र सरकार के पेंशन फंड में यानी कि PF में इन्वेस्ट करता है तो उसे 10% का या फिर 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता है। ठीक है, और वो चाहे कर्मचारी या नियोक्ता दोनों 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 80 CCDIB, 80 CCDIB क्या कहती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, इसके अलावा अगर कोई भी 50,000 तक, कितना, 50,000 तक इन्वेस्ट करता है किसमें, NPS। ठीक है, अगर कोई भी NPS में क्या लिखा है, अतिरिक्त NPS योगदान, एडिशनल कंडीशन टू NPS। ठीक है, तो इसमें कितना, 50,000 तक, कितना, 50,000 रुपये तक टैक्स छूट मिलती है इन 1.5 लाख को छोड़कर। ठीक है, और 80 CCE क्या कहती है, इसी पे 80 CCE है, ये क्या कहती है कि धारा 80C, 80 CCC और 80 CCD के अंतर्गत कटौतियों का योग, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80 CCC एंड 80 CCD। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 80C या फिर 80 CCC या फिर 80 CCD, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ठीक है, कितना, मैक्सिमम इन तीनों को मिलाकर, ये नहीं कि मैं क्या बोला, चाहे तो वो एक में कर सकता है, या तो 80C में करे या फिर 80 CCC में भी 1.5 लाख कर सकता है और 80 CC में D में भी कर सकता है। वो अलग अलग चाहे केवल अगर उसको करना है कि मैं 80 CCC में नहीं करूँगा या फिर 80 CCD में नहीं करूँगा, तो ना करके 1.5 लाख रुपए तक 80C में कर सकता है, या फिर वो चाहे तो 80 CCC में भी, CCC में अगर चाहे तो वो अकेले कर सकता है। लेकिन इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे छूट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, केवल उसे 1.5 लाख रुपए तक ही कटौती प्राप्त होगी। ठीक है, अगर एक साथ, और यही क्या कहता है, कौन सा कहता है ये 80 CCE, ये क्या कौन कहता है, CCE कहता है कि अगर तीनों को मिलाकर एक साथ खर्च किया जाए तो 1.5 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन में छूट मिलेगी, उससे अधिक खर्च करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। यानी 1.5 लाख तो मिलेगी पर उससे अधिक कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे क्या 80 CCD का जो IB है, ये क्या कहता है, अगर आप NPS में, क्या इसमें NPS में अगर आप क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, तो अतिरिक्त 50,000 की, यानी कि मैक्सिमम कितना, इसमें 50,000 अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए तक छूट मिल सकती है, 2 लाख रुपए तक। कितना, 2 लाख रुपए तक। और ये सारी चीज़ें किस में अप्लाई होंगी, ये पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अप्लाई होती है। ठीक है, क्या कहता है, 80C कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो किस में इन्वेस्ट करता है, LIC में या फिर प्रोविडेंट फंड में, तो उसे 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम टैक्स छूट मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, 80 CCC कहता है, CC कहता है कि पेंशन फंड में अगर कोई व्यक्ति अंशदान करता है तो उसे वेतन का 10% या 1.5 लाख मैक्सिमम उसे कटौती मिल सकती है। फिर 80 CCD क्या कहता है, CCD कहता है अगर कोई व्यक्ति अपना जो पैसा है केंद्र सरकार के पेंशन फंड में लगाता है
वो भी 10% तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलाकर 10% तक या 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा या फिर उससे अधिक पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। और अगर कोई 80CCD क्या कहता है, CCD का फर्स्ट बी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी NPS में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे कितना 50,000 रुपये का अतिरिक्त छूट मिल सकता है। और फिर 80CCE क्या कहता है, 80CCE कहता है कि 80C, 80CCC और 80CCD के अंतर्गत जितनी भी छूट है वो 1.5 लाख के अंदर ही होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती है। तीनों को मिलाकर आप 1.5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। ठीक है। 80D, क्या कहता है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में। ठीक है। क्या है 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बात करता है। किसकी बात करता है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम। डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस क्या कहता है ये कि अगर कोई भी व्यक्ति चिकित्सा बीमा प्रीमियम लेता है यानी कि इंश्योरेंस करवाता है तो वो अगर 25,000 तक वो पेमेंट करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। कितना, अगर 25,000 तक वो पेमेंट करता है। ठीक है। सामान्य अगर वो वरिष्ठ नागरिक नहीं है या फिर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसे 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। लेकिन अगर उसके साथ या वही इंश्योरेंस में अगर वो या फिर उसके साथ कोई भी वरिष्ठ नागरिक है यानी सीनियर सिटीजन है, क्या है, सीनियर सिटीजन है तो ये राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50,000 तक। 50,000 का अगर कोई इंश्योरेंस वो लेता है तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, यानी कि उस पर टैक्स की कटौती मिलेगी, उस पर उसे टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। तो कितना, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक उसे टैक्स में छूट मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, 80DD यानी कि निःशक्त आश्रितों के चिकित्सा एवं भरण पोषण पर व्यय, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिसेबल्ड डिविडेंड। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कटौती, जो 80D हम लोगों ने देखा था, इसमें कटौती की राशि कितना है, 25,000 रुपये। अगर कोई वो सामान्य व्यक्ति है यानी कि जनरल पर्सन अगर कोई है तो उसे 25,000 एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसे 50,000 की टैक्स में डिडक्शन मिलती है। ठीक है। 80DD क्या कहता है, निःशक्त आश्रितों के चिकित्सा एवं भरण पोषण पर व्यय, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिविडेंट। ठीक है, डिसेबल्ड डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये क्या कहता है, 75,000 तक अगर कोई भी विकलांग है या फिर क्या है, डिसेबल्ड है, क्या है, डिसेबल्ड, तो उसे अगर 40% या इससे कम है, कितना, 40% या उससे कम डिसेबल्ड है तो उसे 75,000 रुपये तक टैक्स रिडक्शन मिलता है, यानी टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन अगर वही 80% या उससे अधिक है, ठीक, अगर गंभीर विकलांग है, 80% है या फिर उससे अधिक है तो उस पर उसे 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता है। ठीक है, या टैक्स में छूट मिलती है, या फिर गंभीर रूप से विकलांग है उसके लिए कितना, 1,25,000 रुपये टैक्स डिडक्शन के रूप में प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 80DDB। ठीक है, किस क्या है, विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा व्यय संबंधी कटौती। क्या है, विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा, ठीक है, व्यय संबंधी कटौती, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल डिजीजेज। ठीक है, कितना कितना इसमें कितना है, इसमें अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति है वो 40,000 रुपये तक, नॉर्मल अगर कोई पर्सन है यानी कि जनरल पर्सन है उसे 40,000 रुपये, और अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसे 1,00,000 रुपये तक टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है, कितना, 1,00,000 रुपये टैक्स में छूट मिलती है। फिर क्या कहता है, 80E क्या कहता है,
स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ और रिलेटिव्स। अगर कोई भी व्यक्ति है वो सेल्फ के लिए लोन लेता है, किसके लिए? खुद के लिए लोन लेता है या अपने रिलेटिव के लिए लोन लेता है, तो उसे क्या होगा? 100%। क्या? 100%, यानी कि क्या होगा? शिक्षा पर अगर एजुकेशन पर लोन लिया गया है, एजुकेशन पर लोन लिया गया है तो 100% वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि उसमें 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है, उस पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेगी। अगर आप अपने रिश्तेदार के या खुद के लिए उच्च शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो उस पर कोई भी जो ब्याज की राशि है उस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट डिडक्शन उस पर भी सरकार पूर्ण यानी 100% की छूट देती है। ब्याज की जो राशि होगी संपूर्ण राशि पर वो टैक्स डिडक्शन देती है। ठीक है, टैक्स डिडक्शन कैसे आप कह सकते हैं? टैक्स डिडक्शन का मतलब ये है कि आप अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन कैसे देगी? अगर आपको ब्याज का पेमेंट करना है उसके, अगर आपके ब्याज का पेमेंट 10,000 रुपये है तो सरकार 10,000 आपके केवल 9,90,000 रुपये पर ही टैक्स लगाएगी। 10,000 रुपये आपको संपूर्ण छूट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 80G। 80G अनुमोदित पुण्यार्थ संस्थाओं की को नगद दान। अगर कोई भी अनुमोदित डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उन पर अगर कोई दान करता है तो उन पर कितना टैक्स लगेगा या कितना नहीं लगेगा, ये बताया गया है 80G में। इस पे कुछ स्पेसिफिक बताए गए हैं कि कुछ कंडीशन बताई गई हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि किन किन कंडीशन पर। कुछ ऐसी कंडीशन है जिन पर 100% टैक्स लगाया जाता है और टैक्स फ्री होता है, कुछ 100%, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर 50% तो टैक्स लगाया जाता है और 50% पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। स्वीकृत जो व्यय होंगे उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो स्वीकृत व्यय नहीं होंगे उन पर टैक्स लगाया जाता है। 80G किराए के भुगतान के संबंध में कटौती। ठीक है, क्या है? किराए के भुगतान के संबंध में कटौती। डिडक्शन फॉर रेंट पेड, कटौती की राशि किराया का 25% हो। कितना हो? अगर कोई भी किराया पेमेंट कर रहा है उसके किराए का 25% कुल आय का 25% किराए की छूट मिल सकता है, या फिर 5,000 रुपये प्रति माह। इनमें से जो कम होगा उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी या टैक्स छूट देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 80GGA वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान को दान। अगर कोई भी व्यक्ति कहाँ साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करता है या कि व्यय करता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि यहाँ पे 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है। ठीक है, 80GGB क्या करती है? भारतीय कंपनियों द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान। अगर कोई भी भारतीय कंपनी है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा देती है तो वो किसके अंडर देती है? 80GGB। ठीक है, और उसे जो जितनी भी राशि वो किसी भी दल को दान के रूप में देती है उस पर भी उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, यानी कि उसे उस पर टैक्स की छूट मिलती है। फिर नेक्स्ट क्या है? 80GGC किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान। ठीक है, अगर पहले 80GGB में क्या पढ़े हम लोग? GGB में है राजनीतिक दल और GGC में है कोई भी पर्सन। ठीक है, क्या है? पर्सन। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान के रूप में कुछ पैसा देता है या फिर कुछ भी देता है तो उसे भी वो भी 100% टैक्स फ्री होगा, उसे भी उस पैसे पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पहले से ही बता चुका हूँ है, इसे याद रखना आपके लिए कंपलसरी है, आप इसे याद करिए ही करिए, ठीक है। मैं ज़्यादातर टॉपिक पर जोर नहीं देता, लेकिन इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को और इसके आने वाले टॉपिक जो कि TDS होगा उस पर भी आप लोग विशेष ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि इन टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका UGC नेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कुछ जो धाराएं पढ़ी उनके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, आसानी से याद करने का तरीका देखिए, 80C पे हम लोगों ने देखा। सबसे पहले अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं, याद कर सकते हैं LIC और क्या था, PF प्रोविडेंट फंड था, तो C से आप याद कर सकते हैं LIC, 80C यानी कि LIC या प्रोविडेंट फंड में अंशदान, ठीक है। फिर 80CCC, इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसमें कंट्रीब्यूशन, कहाँ कंट्रीब्यूशन किया गया था, देख लीजिए आप, 80CCC में पेंशन फंड में, किसमें 80CCC किसे पेंशन फंड में, ये भी पेंशन फंड है, ये देखिएगा। और ये क्या था, ये प्रोविडेंट फंड था, ये पेंशन फंड था। और 80CCD इसमें भी केंद्र सरकार के पेंशन फंड में, पेंशन फंड तो है पर किसका है, केंद्र सरकार का पेंशन फंड है, ठीक है। फिर 80CCE क्या कहता है कि इन तीनों को मिलाकर केवल 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलेगी, ठीक है। C से LIC याद रखिएगा, LIC और PF है, तो PF CC से, तो C ये PPF संबंधित है, और ये SCCD जो है ये भी PF से संबंधित है, ठीक है। और ये क्या है, 80CCE कहता है कि इन सभी, E क्या कहता है, इन सभी को केवल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी। फिर 80D की बात करते हैं। जब 80D आता है, D का मतलब क्या होता है, डॉक्टर, तो आप इससे याद कर सकते हैं, D से डॉक्टर यानी कि ये मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित है, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। फिर 80D के बाद 80DD, ठीक है। 80D से क्या था, डॉक्टर था, तो अगले D से क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, डिसेबल्ड, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं इसमें कि डिसेबल्ड डिपेंडेंट क्या है, या फिर आप डिसेबल्ड क्या कह सकते हैं, डिसेबल्ड डिपेंडेंट क्या है ये, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, ठीक है। फिर 80DDB क्या है, 80DDB डॉक्टर तो ये था ही, और ये क्या है, ये विशिष्ट बीमारियों, अगर कोई भी विशिष्ट बीमारी है, B से आप याद कर लीजिए, विशिष्ट बीमारी, अगर कोई भी क्या है विशिष्ट बीमारी से संबंधित है, वो किसके अंतर्गत आएगा, 80DDB। फिर 80E की बात करते हैं, 80E से ऑलरेडी आप अनुमान लगा सकते हैं किससे संबंधित होगा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, किससे संबंधित है, शिक्षा। 80E के बाद 80G से ये क्या डोनेशन की बात करता है, तो G से ग्रांट भी कह सकते हैं ना, तो ये किससे संबंधित है, दान से संबंधित है, ठीक है। इसमें कुछ 100% दान स्वीकृत होते हैं, कुछ 50% होते हैं, कुछ भी एक भी दान स्वीकृत नहीं होते हैं। 80G के बाद क्या आता है, 80GG, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि किससे संबंधित है, किराए से संबंधित है, किराए के भुगतान से संबंधित है, ठीक है। 80GG के बाद क्या आता है, 80GGA, A का मतलब क्या होता है, अनुसंधान, क्या होता है, अनुसंधान, ठीक है। ए से आप लोग याद कर क्या कर सकते हैं, 80GGA क्या है, ए से संबंधित क्या है, अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। इस पर भी 100% टैक्स डिडक्शन मिलता है। फिर क्या आता है, 80GGB और 80GGC
80GGC क्या कहता है, ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। उल्टा यहाँ कंपनी है, 80GGB में क्या है, कोई भी कंपनी क्या करती है, राजनीतिक पार्टियों को दान देती है तो उसे 100% छूट मिलती है। और 80GGC क्या कहती है, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टियों को दान देता है तो उससे संबंधित 80GGC है। ठीक है, तो सी से कंपनी वाला ऊपर है यानी कि बी में है, और जो बी है विशिष्ट व्यक्ति जो है वो सी में है। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर रिवीजन के रूप में देखना चाहते हैं, देख सकते हैं 80C से क्या है, LIC और प्रोविडेंट फंड। 80CCC से क्या है, PF यानी कि पेंशन फंड। 80CCD क्या कहता है, केंद्र सरकार का अगर कोई पेंशन फंड है। और 80CCE क्या कहता है कि इन तीनों को मिलाकर कितना 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा। और 80CCD1B क्या कहता है कि इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन उसमें दिया जाएगा अलग से। फिर 80D से डॉक्टर याद कर सकते हैं यानी मेडिकल इंश्योरेंस संबंधित है। 80DD जो है, DD जो है डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए है। DDB जो है विशिष्ट बीमारियों से संबंधित है। E से एजुकेशन संबंधित है। G से ग्रांट यानी दान से संबंधित है। और GG जो है तो किराए से संबंधित है। GGA जो है अनुसंधान से संबंधित है। GGB जो है वो किसी भी कंपनी को राजनीतिक पार्टियों को जो दान दिया जाता है उससे संबंधित है। और GGC जो है किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जो राजनीतिक पार्टियों को दान दिया जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा मेरा क्लासेस हमेशा आपकी तैयारी के लिए लगा रहता है कि आप बेहतर तैयारी करें और कम पैसे में करें। आपको पता होगा कि खुशी मैम जो है हमारी, अभी उनका सिलेक्शन हो गया है 2024 जो पिछला वाला बैच था उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हैं। जो हमारी क्लासेस है सारी की सारी उन्हीं के द्वारा पढ़ाई गई है। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कोर्स है तो आपको केवल 3500 रुपये में मिल जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड सभी क्लासेस होंगी जो खुशी मैम के द्वारा पढ़ाई गई हैं। कुछ 1-2 क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं कराऊंगा। इसके अलावा कुछ MCQ क्लासेस होंगी, PYQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, डाउट सेशन और PDF के द्वारा आप जो मैं पढ़ाऊंगा या फिर जो पढ़ाया गया है पहले से खुशी मैम के द्वारा वो सारे के सारे आपको PDF मिलेंगे। और ये सारे के सारे लेक्चर कैसे होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, क्योंकि सिलेबस तो सेम है जो पिछली बार था, सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस हुए नहीं हैं। इसके कारण रिकॉर्डेड बैच तैयार किया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ। किसके संबंध में, भुगतान के संबंध में। अब हम देखते हैं आय के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। अभी क्या था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट। अब क्या है, इनकम। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन कौन सा सेक्शन है, कटौती कितनी मिलेगी, करदाता कौन पेमेंट करेगा और कटौती की राशि कितनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं 80IA। ठीक है, अवसंरचना विकास उपक्रम के लाभ यानी कि प्रॉफिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। अवसंरचना IA अगर आपको याद करने का तरीका है IA से आप याद कर लीजिए अवसंरचना, हिंदी में अवसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर ना याद करके आप क्या याद कर लीजिए, अवसंरचना विकास उपक्रम के लिए IA। इसकी राशि कितनी होगी, 10 वर्षों तक पूरा 100%। अवसंरचना विकास के लिए अगर कोई भी अवसंरचना विकास से कोई भी इनकम प्राप्त हो रही है तो 10 वर्षों तक उसे कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड है IAB। 80IAB विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास के लाभ, प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग इन SEZ। ठीक है, आप इससे IAB 80IAB
इससे आप बी से क्या याद कर सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्र। क्या, विशिष्ट क्षेत्र। ठीक है, क्या है पहला, अवसंरचना विकास के लिए, और ये भी क्या किससे संबंधित है, विशिष्ट क्षेत्र यानी कि SEZ क्षेत्रों के लिए है। इसमें भी 10 वर्षों तक कोई भी इनकम पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या है, 10 वर्षों तक 100%, कितने तक, 10 वर्षों तक। से थर्ड क्या है, 80IB। 80IB, 80IA क्या था, अवसंरचना के लिए था, तो 80IB क्या है, गैर अवसंरचना। किसके लिए, गैर अवसंरचना, गैर अवसंरचना। ठीक है, 80IA अवसंरचना विकास के लिए है, तो 80IB किसके लिए है, गैर अवसंरचना विकास के लिए है। ठीक है, और 80IAB जो है वो किसके लिए है, विशिष्ट क्षेत्र के लिए है। ठीक है, गैर अवसंरचना विकास उपक्रमों के लिए लाभ, प्रॉफिट ऑफ अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कटौती की राशि कितनी होनी चाहिए, कटौती की राशि होगी 100%। ठीक है, ये कब तक होगी, 5 वर्ष तक हो सकती है या फिर 10 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 80IC। 80IC ये किससे संबंधित है, विशेष राज्यों में स्थापित उद्यम। IC का मतलब स्पेशल, क्या है, IC का मतलब 80IC का मतलब स्पेशल, या कि स्पेशल राज्यों के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेशल, स्पेशल स्टेट, इसके लिए है, स्पेशल स्टेट्स के लिए है। अंडरटेकिंग इन स्पेशल स्टेट्स, कटौती की राशि कितनी होगी, 100% होगी। इस पर भी 100% तक छूट मिलती है, लेकिन ये 5 या 10 वर्षों तक होती है। कितना, 5 या 10 वर्षों तक होती है। और उसके आगे अगर आपको चाहिए तो 5 वर्षों तक कितनी हो सकती है, 25% या फिर 30% इनकम पर टैक्स छूट मिल सकती है। ठीक है, क्या है, अगले 5 वर्ष तक 25% या 30% हो सकती है। JJA 80JJA। ठीक है, ये क्या कहता है, ज्वाइनिंग। जैसे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग। ठीक है, क्या है, नए कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में है। क्या है, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। 80JJA किससे संबंधित है, नए कर्मचारियों की नियुक्ति से। ठीक है, नियुक्ति यानी कि किससे संबंधित है, ज्वाइनिंग से संबंधित है। ये क्या कहता है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। इसमें कितना मिलता है, कर्मचारी, अगर अतिरिक्त कर्मचारी जो होगा उसकी लागत का 30%, अगर जो आ रहा है कोई भी कर्मचारी, उसमें जो लागत आती है उसका 30% आपको टैक्स डिडक्शन के रूप में मिलेगा। फिर 80P। 80P क्या कहता है, सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती, डिडक्शन फॉर इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 80P, 80 क्या है, P किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। किससे, कोऑपरेटिव, किससे संबंधित है, COOPERATIV। P किससे संबंधित है, P कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ठीक है, 80P किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव से संबंधित है। इस पर क्या होता है, इस पर 100% टैक्स की छूट मिलती है अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित हो या फिर बैंकिंग से संबंधित हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें केवल 50,000 रुपये का छूट मिलता है, 50,000 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट 80QQB। क्या है, 80QQB। 80QQB, QQB क्या कहता है, ये बुक से संबंधित है। किससे, बुक्स में रॉयल्टी। क्या है, बुक्स में रॉयल्टी। ठीक है, QQB यानी बुक, B मतलब बुक्स। ठीक है, इसमें कितना मिलता है, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए तक अगर कोई भी बुक्स से रॉयल्टी प्राप्त कर रहा है तो उसे
पूर्ण टैक्स छूट मिलेगी, या फिर उससे कम अगर कोई भी रॉयल्टी प्राप्त हो रही है तो उस पर भी वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको रॉयल्टी मिल रही है किसी भी बुक से तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। QQB 80 QQB क्या कहती है? पुस्तकों की रॉयल्टी इनकम ऑन बुक्स। ठीक है, कितना? संपूर्ण आय या 3 लाख, जो भी कम हो। ठीक है, 3 लाख हो या फिर उससे कम, जितना भी आपको मिल रहा हो सारा क्या होगा? टैक्स छूट के रूप में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है RRB। क्या है? RRB 80 RRB। ठीक है, वो रॉयल्टी से संबंधित था। एक किससे संबंधित है? पेटेंट से संबंधित है। 80 QQB किससे संबंधित था? वो बुक्स की रॉयल्टी से संबंधित था। और ये किससे संबंधित है? पेटेंट से संबंधित है। किससे? पेटेंट। ठीक है, पेटेंट से संबंधित है। इस पर भी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या फिर इससे कम अगर पेटेंट की राशि आपको प्राप्त हो रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो रही है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्या है 80 RRB? 80 RRB क्या कहता है? पेटेंट से आय, यानी कि इनकम फ्रॉम पेटेंट। अगर कोई भी राशि क्या है, संपूर्ण राशि पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा या फिर 3 लाख रुपए, जो भी कम होगी। ठीक है, एंटायर इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा। फिर 80 TTA 80 TTA। ठीक है, 80 TTA क्या कहता है? बचत खातों पर ब्याज। क्या है? बचत खातों पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ठीक है, कितना? इस पर अगर कोई भी 10,000 रुपये या इससे कम प्राप्त करता है तो इस पर टैक्स छूट मिलती है, टैक्स छूट मिलती है। अगर इससे अधिक कमाएगा ब्याज के रूप में पैसा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे सीनियर सिटीजन होते, क्या होते? सीनियर सिटीजन होते तो उन्हें 50,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता है। ये किस में मिलता है? TTB 80 TTB में 50,000 तक अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर क्या बोलेंगे, किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा है उस पर 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, 80 TTA क्या कहता है? बचत खातों पर ब्याज से संबंधित है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, क्या ब्याज की राशि अगर 10,000 से कम 10,000 हो या फिर कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 10,000 विच एवर इज लेस। TTB बैंक एवं अन्य संस्थाओं से ब्याज की आय। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ब्याज की राशि अगर 50,000 रुपये या उससे कम है। ठीक है, या फिर 50,000 से सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, किसके लिए है ये सीनियर सिटीजन के लिए है। 50,000 की जो क्राइटेरिया है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और TTA जो कहता है वो जनरल व्यक्ति के लिए है, जो कि 10,000 की सीमा है। ठीक है, अब 80U की बात आती है। किसकी? लास्ट है 80U। हम लोगों ने देखा था, क्या कहा था? 80C से लेके 80U तक। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 80U क्या कहता है? ये निःशक्त व्यक्ति के लिए। किसके लिए है? डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए। किसके लिए है? निःशक्त, यानी कि डिसेबल्ड के लिए है। ये क्या कहता है? अगर कोई भी 40% के आसपास अगर डिसेबिलिटी है तो उसे 75,000 रुपये तक उसे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर उसे गंभीर डिसेबिलिटी है तो उसे 1,25,000 रुपये तक टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 80U क्या कहता है? निःशक्त व्यक्ति की आय। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कटौती की राशि कितनी हो सकती है? 75,000 सामान्य निःशक्तता पर, यानी कि 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी पर, और 1,25,000 गंभीर निःशक्तता, यानी कि 1,25,000 इसके लिए है, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या देखा, क्या क्या देखा? इससे पहले हम लोगों ने देखा था 80C से लेके 80GGC
सी तक, उसमें क्या था, भुगतान के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ थी, जिन्हें हम लोगों ने आसानी से याद किया था। ठीक है, अब ये क्या है, आय के संबंध में दी जाने वाली कटौतियाँ, इनको भी याद करना जरूरी है। तो 80IA क्या है, अवसंरचना से संबंधित है। 80IAB किससे संबंधित है, विशिष्ट क्षेत्र यानी SEZ क्षेत्र से संबंधित है। फिर IB किससे संबंधित है, IB जो है 80IB गैर अवसंरचना से संबंधित है। IC जो है स्पेशल स्टेट्स के लिए है, और JJA जो है तो न्यू ज्वाइनिंग के लिए है। P जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। और 80QQB जो है किससे संबंधित है, बुक की रॉयल्टी से संबंधित है। ठीक है, और 80RRB जो है पेटेंट से संबंधित है। और TTA जो है वो किससे संबंधित है, जनरल व्यक्ति का जो है सेविंग अकाउंट है उस पर जो ब्याज आ रही है उससे संबंधित है। और TTB जो है वो अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है या सीनियर सिटीजन है उसको जो इनकम प्राप्त हो रही है बैंक से, जो ब्याज प्राप्त हो रही है उससे संबंधित है। और 80U क्या किससे संबंधित है, निःशक्त जनों से संबंधित है, जिस पर 75,000 और 1,25,000 रुपये तक का टैक्स रिडक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 80G के अंतर्गत महत्वपूर्ण कटौतियाँ। जब हम लोग 80G पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ कटौतियों की बात हम लोग आगे करेंगे। इस पर कुछ कटौतियाँ कैसे दी गई हैं, कुछ ऐसी कटौतियाँ हैं जिन पर 100% टैक्स छूट दिया गया है, और कुछ ऐसे हैं जिन पर कुछ लिमिट लगा दिया गया है कि इन लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तभी आप, या फिर इन लिमिट से ज़्यादा अगर आप चाहें पेमेंट करते हैं तो उन पर आपको टैक्स डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, धारा 80G के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियाँ, कौन कौन सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं, अप्रूव्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, वे दान जो बिना किसी सीमा के 100% कटौती योग्य हैं कि संपूर्ण कटौती योग्य है, तथा इन दान के संबंध में कटौती 100% की दर से ही दी जाती है। ठीक, डोनेशन विच आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट्स, द एंटायर अमाउंट ऑफ सच डोनेशन इज एलिजिबल एंड डिडक्शन इज अलाउड एट 100% रेट। ठीक है, 100% दान किन किन ऐसे, कौन कौन से ऐसे दान हैं जिन पर 100% टैक्स फ्री है, उन्हें कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना देना चाहें आप दीजिए, आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्या है, 100% कटौती वाले दान, 100% डिडक्टेबल डोनेशन, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा कोष में दान, डोनेशन टू द नेशनल डिफेंस फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जाता है, नेशनल डिफेंस फंड में कोई भी दान देता है या सुरक्षा कोष में केंद्र सरकार किसी सुरक्षा कोष में दान देता है, उसे कोई भी टैक्स दे, उस पैसे पर उसे कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान, डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, अगर कोई भी व्यक्ति क्या है प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करता है तो किसमें, नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई दान करता है या डोनेशन देता है तो वो भी पूरी राशि क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री अर्मेनिया भूकंप राहत कोष, अर्मेनिया भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, आप लोगों को पता होगा, तो उस पर अगर कोई भी भूकंप जैसी आपदा आती है, ऐसा दान कोष जो बनाया गया था उस पर अगर कोई भी डोनेशन देता है तो उस पर भी कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, फिर क्या है, जनता अंशदान भारत कोष में दान यानी कि अफोका। ठीक है, डोनेशन ऑफ अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका जनता अंशदान फंड, पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया, अगर एक क्या बनाया गया है, एक कोष अफ्रीका का है जो कि वहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है, और उसमें कहाँ से पैसा जाता है, भारत से पैसा जाता है, उस पर अगर आप दान करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। फिर राष्ट्रीय बाल कोष में दान, नेशनल डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रंस फंड, अगर कोई भी नेशनल चिल्ड्रन फंड में भी कोई दान देता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन में दान, अगर कोई भी सद्भाव के लिए इसमें दान करता है,
राष्ट्रीय फाउंडेशन में, यानी डोनेशन टू द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। इसके लिए अगर कोई दान करता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर क्या है, अनुमोदित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय प्रतिभा की निर्धारित संस्था द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थान को दान। अगर कोई भी डोनेशन टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर किसी भी आप किसमें विश्वविद्यालय में या फिर अनुमोदित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप दान देते हैं तो वो भी आपको टैक्स फ्री होगा। फिर मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष महाराष्ट्र में दान। अगर डोनेशन क्या है, डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र में जो अर्थक्वेक से संबंधित एक क्या बनाया गया है, कोष बनाया गया है, राहत कोष बनाया गया है, उस पर आप अगर दान देते हैं तो वो भी आप पर जो है नहीं लगाया जाएगा, क्या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। केवड़िया के गुजरात में भूकंप पीड़ित से संबंधित अगर कोई भी दान आप देते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। जिला साक्षरता समिति को दान, अगर आप कोई भी जिला डोनेशन टू डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई लिटरेसी कमेटी बनी है उसमें आप दान करते हैं तो आप पर भी टैक्स नहीं लगेगा, उतनी राशि पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद या फिर प्रांतीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद में दान, यानी कि डोनेशन टू नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ठीक है, यहाँ भी अगर दान करेंगे तो 100% गरीबों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान। डोनेशन टू फंड सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर, केंद्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित विभिन्न कोषों में दान। डोनेशन टू वेरियस फंड सेट अप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष 1996 में दान। डोनेशन बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड 1996, राष्ट्रीय रोग सहायता में दान। डोनेशन टू द नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर आप मुख्यमंत्री का जो राहत कोष होता है उसमें दान कीजिए। किसी भी केंद्र सरकार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राहत कोष होता है वहाँ भी आप दान करेंगे तो 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा, यानी कि डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ऑफ द स्टेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेलों कोष मतलब खेल कोष में दान, यानी कि डोनेशन टू नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी डोनेशन क्या है नेशनल स्पोर्ट्स फंड में डालते हैं आप उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में दान। डोनेशन टू नेशनल कल्चरल फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी विकास एवं प्रयोग के लिए स्थापित कोष में दान। डोनेशन टू फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या है, दिन में स्वप्न आना, मस्तिष्क पक्षपात, मंदबुद्धि एवं बहुअसमर्थताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित राष्ट्रीय न्यास में दान। डोनेशन टू नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑस्टियम, सर्वाइकल, पल्सरी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिजीजेज, इनके लिए एक कोष बना है। अगर आप उसमें दान करते हैं यानी कि जो क्या नेशनल ट्रस्ट है उस पर अगर आप दान करते हैं तो भी आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 50% कटौती वाले दान। ठीक है, ये भी बिना सीमा के हैं, किसी भी सीमा के बिना अगर ऐसे दान है जहाँ 50% छूट आपको मिलेगी, 50% कटौती वाले दान। 50% डिडक्शन डोनेशन जवाहर नेहरू स्मारक निधि में दान। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, सूखा सहायता कोष में दान। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी स्मारक निधि में दान। डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन में दान। डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन। ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए 4 ही हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा 101%। ठीक है, क्या है, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि है एक, दूसरा क्या है जिस पर 50% डिस्काउंट मिलता है,
फिर प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, फिर क्या है इंदिरा गांधी स्मारक निधि में दान, फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में दान। इसके अलावा कुछ और लिमिटेशन है। 50% कटौती योग्य दान सीमा के साथ, कुछ सीमा के साथ कुछ और दान है जिन पर छूट दी जाती है। 50% रिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, निर्धारित सीमा से या निम्नलिखित में से जो कम हो। निर्धारित सीमा क्या है, कौन से ऐसे दान है, दान योग्य दान की राशि, अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग डोनेशन। फिर क्या है, समायोजित सकल आय का 10% यानी 10% ऑफ एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या है, समायोजित सकल आय, समायोजित सकल आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, सकल कुल आय माइनस 80G के अतिरिक्त धारा 80 की समस्त कटौतियों को अगर घटा दिया जाता है तो क्या जाता है, समायोजित सकल आय यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सेप्ट 80G, यानी कि 80G के अलावा समस्त कटौतियों को 80 के अंतर्गत जितनी भी कटौतियां हैं उन्हें घटा दिया जाता है तो क्या जाता है, समायोजित सकल आय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, धन्यवाद।